कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। जैसे आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यू की क्लास हो रही लगातार। मैं बस आपको बता दूं कि पिछले जो हमारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं उसमें ये सारे चैप्टर हमने डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। जो इस चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे। यानी कि जैसे हमारा मुख्य सेवक का भूमिका जिम्मेदारी की जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने सारे टॉपिक को कवर अप कर दिया है। आज जो मेरा टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इस चैप्टर के जो भी हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेंगे उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो देखते हैं क्या है। जैसे कि मैंने बता ही दिया, बाल विकास के चरण एवं प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है। एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत पर्याप्त मात्रा में रहेगा, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आपको एग्जाम पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। यहाँ पर संबंधित नहीं है पूछा है, तो पहले मैं बता दूँ कि जो सिद्धांत संबंधित होते हैं वो लिख लीजिए। पहला सिद्धांत हमारा होता है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा हमारा होता है समन्वय का सिद्धांत, तीसरा हमारा होता है व्यक्तिकता का सिद्धांत, चौथा हमारा होता है परमार्जिकता का सिद्धांत, पांचवा हमारा होता है निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत, ठीक है। छठा हमारा होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, सातवां हमारा होता है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, नवा हमारा होता है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। तो ये हमारे विकास वृद्धि के 9 सिद्धांत दिए हुए हैं और यहाँ पर नहीं पूछा है। तो मैंने व्यक्तिकता का बता दिया, समन्वय का बता दिया, निरंतरता का बता दिया, लेकिन वर्गीकरण का कोई सिद्धांत नहीं बताया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही हो जाएगा, नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? यानी कि किस एज में हमारा जो बुद्धि होता है उसका डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? तो किशोरावस्था की बात करेंगे तो इस अवस्था में हमारी बुद्धि का विकास अपने पीक पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि इस विकास के प्रकार को आगे बढ़ाता है। तो ये जो हमारा होता है सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट पेज पे था तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख लीजिए, सिर से पैर की ओर हमारा होता है विकास का सिर पदाभिमुख, सिर से पैर की ओर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? रूप या आकार में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं विकास कहलाते हैं। बिल्कुल बात सही है। वृद्धि विकास का अंग है, ये भी बिल्कुल सही है। वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाती है जबकि विकास जीवन के विस्तार तक अनवरत चलता रहता है। यानी कि जो वृद्धि की परिपक्वता है, आप देखा होगा वो निश्चित समय के बाद वो रुक जाती है, लेकिन जो हमारा विकास होता है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इस क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर हमारे तीनों सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे तीनों सही हैं ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला का बाह्य कारक क्या है? यानी कि बाह्य कारक क्या है? तो इसमें जो बाह्य कारक होता है, पहली बात तो आंतरिक कारक वो होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं से उनका होता है। अनुवांशिकता हो गई, भावात्मक हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, वो हमारी आंतरिक कारक होती हैं। लेकिन बाहरी क्या हो गया, जैसे हमारा वातावरण है, हमारा सोशल समाज है, हमारा एनवायरनमेंट है, ये हमारी बाहरी विकास से संबंधित है। तो इसमें पूछा है बाह्य कारक पूछा है, तो बाह्य कारक हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भौतिक वातावरण एवं पोषण गुणवत्ता। लेकिन आंतरिक जो हमारा कारण होता है वो हमारा होता है अनुवांशिक कारक, भावात्मक कारक और जैविक कारक। ये हमारे आंतरिक कारक होते हैं। कौन से होते हैं? ये हमारे आंतरिक कारक होते हैं। जबकि भौतिक एवं वातावरण क्या है हमारा, ये एक प्रकार का बाह्य कारक है। तो यहाँ पूछा बाह्य कारक, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसने बाह्य कारक पूछा है, ये हमारे आंतरिक कारक होते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो चीज़ें आपको आसान लगती हैं उनको प्लीज़ छोड़ दीजिए, जो आपको आती हैं उनको नहीं लिखना है, जो आपको नहीं आती है वही आपको कॉपी पेन उठाकर नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डाट नमूने का अनुगमन करती है। तो जो हमारा नमूना होता है वो हमारा होता है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। जो हमारी चीज़ें होती हैं एक प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से
व्यवस्थित रहती हैं और आगे चलती हैं, उसी का अनुगमन करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, शैशव काल की जो अवधि होती है वो क्या होती है। जो हमारी शैशवावस्था होती है वो की अवधि क्या होती है, तो हमारा जन्म से 1 वर्ष तक, बी है जन्म से 2 वर्ष तक, सी है जन्म से 3 वर्ष तक, एंड डी हमारा है 2 से 3 वर्ष तक। तो जो बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवधि होती है उसे हम शैशव काल अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शैशव काल अवस्था बोलते हैं। बालक इसमें क्या, इस अवस्था में जो बालक होता है वो पूर्णतः अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि अगर उसको खाना है तो मम्मी पापा से बोलेगा, अगर उसको कहीं दर्द है तो मम्मी पापा से बोलेगा, अगर उसको पानी पीना है तो मम्मी पापा से बोलेगा, और खुद नहीं पी सकता। तो क्या टोटली डिपेंड होता है। और इस अवस्था में क्या होता है, जो बालक के अंदर भीतर संवेगात्मक विकास देखने को मिलता है। संवेगात्मक विकास, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि संवेगात्मक विकास किस एज में देखने को मिलता है, तो संवेगात्मक विकास आपका शैशव काल में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। और शैशव काल में सबसे ज़्यादा जो विकास देखने को मिलता है वो हमारा संवेगात्मक विकास देखने को मिलता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि संवेगात्मक विकास किस अवस्था में देखने को मिलता है, तो संवेगात्मक विकास हमारा शैशव काल की अवस्था में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक क्या है, मैंने अभी भी डिस्कस किया। तो अनुवांशिक हो गया, बुद्धि हो गई, भावात्मक, ये हमारे अंदर क्या है, ये हमारे आंतरिक कारक होता है। और जो हमारे भौतिक कारक जो हमारे बाहरी कारक होते हैं, जैसे हमारा वातावरण हो गया, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर हो गया, वहाँ सोशल कल्चर हो गया, ये हमारे सब बाह्य कारक होते हैं। आंतरिक कारक क्या है, भावात्मक कारक हो गया, जैविक कारक हो गया, अनुवांशिकी हो गई, बुद्धि हो गई, ये हमारे सब अंदर कारक यानी कि हमारे शरीर के अंदर होने वाले कारक होते हैं। तो यहाँ पर कौन पूछा है, पर आंतरिक कारक पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे सभी आंतरिक कारक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, तीव्र गति से घटित होता है। तो वह जो हमारी अवस्था होती है वो हमारी होती है शैशवावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या होती है, शैशवावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिशुओं और बच्चों में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। जो हमारे शिशु और बच्चे होंगे अगर उसमें वृद्धि हो रही तो हम क्या जानेंगे, उनका वजन बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। शिशु और बच्चे में अगर वृद्धि होती है तो उसका वजन बढ़ने लगता है, लंबाई भी बढ़ेगी, सही बात है। आंतरिक अंगों का बढ़ना, भाई उसका बच्चा जब जन्म लिया था तो वहाँ उसका लीवर छोटा था मान लो, ठीक है। उसके बाद बच्चा बड़ा हुआ, 10-15 साल के हो गया तो उसका आंतरिक यानी कि उसका लीवर भी बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब है उसके आंतरिक अंगों का भी विस्तार देखने को मिलता है, आंतरिक अंग भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों हमारे फैक्टर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिशुओं और बच्चों में विकास होता है। जो शिशु और बच्चे होते हैं उसमें विकास कहता होगा हमारा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों में प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ए व बी दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों की वृद्धि एवं विकास में काम आने वाला सहायक कारक नहीं है। यहाँ वृद्धि और विकास की बात की गई है तो देख लीजिए कौन सा नहीं भाई, हार्मोन जब स्रावित होंगे तभी उसकी वृद्धि होगी, पोषण जब अच्छा होगा तभी बच्चा वृद्धि और विकास करेगा, बिल्कुल बात सही है। पारिवारिक प्रभाव, यानी कि जहाँ पर बच्चा रह रहा है वहाँ पर परिवार का माहौल कैसा है, परिवार के लोग कैसे हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, तो ये भी हमारे बच्चे के वृद्धि और विकास में सहायक होता है। लेकिन राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, एक बच्चे का राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है, छोटा बच्चा है वो राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, पॉलिटिक्स को कोई नहीं मतलब होता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, राजनीति से बच्चे का कोई मतलब नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिशुओं में अस्थायी दांत निकलने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दांत कब से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चा जब छोटा बच्चा होता है, जब 6 से 8 महीने का हो जाता है तो उसमें दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चे में जो सर्वप्रथम अस्थायी दांत निकलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो उस दांत को हम कृंतक दांत बोलते हैं। जो हमारे एक जोड़ी निकलते हैं यानी कि 2 दांत निकलते हैं सबसे पहले, वो अस्थायी दांत होते हैं, यानी कि कुछ समय बाद वो गिर जाते हैं और उन दांतों को हम कृंतक दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृंतक दांत बोलते हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिशुओं में क्रियात्मक प्रणाली मोटर पैटर्न का विकास किस स्तर में होता है। तो हमारी जो क्रियात्मक से हमारा पहली बात क्रियात्मक प्रणाली होती क्या है। क्रियात्मक प्रणाली ये होती है कि बच्चा मान लो अगर किसी चीज़ को
पकड़ के चल रहा है, खेल रहा है, पलथी मार के बैठ रहा है या आगे की और गेंद को फेंक रहा है, ये हमारे सब क्रियात्मक फंक्शन होते हैं। यानी कि फंक्शनल जो हमारे फंक्शनल होते हैं, कहने का मतलब बच्चा अगर चल रहा है तो वो क्या क्रिया कर रहा है, क्रिया कर रहा है, खेल रहा है, पकड़ के चल रहा है। तो क्रियात्मक जो होता है प्रणाली वो हमारी बच्चे के 9 से 10 महीने में देखने को मिलती है। जैसे बच्चा 9-10 महीने का होता है, वो किसी सहारे के पकड़ मतलब किसी का सहारा लेकर पकड़ कर खड़ा होना स्टार्ट करता है, किसी सहारे के चलना स्टार्ट करता है, तो क्या वो प्रकार की क्रिया कर रहा है। तो एक क्रिया हमारी 9 से 10 महीने के अंतराल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, निम्न में से किस कारक के कारण शिशुओं का शारीरिक विकास मंद हो जाता है। किसके कारण, देखो अगर कोई बच्चे को रोग हो जाएगा तो भी हमारा क्या होगा, उसका विकास मंद हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी कि कोई भी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो वो भी क्या हो जाएगा, विकास बच्चे का मंद हो जाएगा। भौतिक वातावरण यानी जहाँ पर बच्चा रह रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट अगर गंदा है, दूषित है, प्रदूषित है, तब भी बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और उसकी जो वृद्धि की गति है वो मंद हो जाएगी, विकास की जो गति है वो मंद हो जाएगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सारे फैक्टर हमारे मायने रखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, शिशुओं के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से क्या नहीं है। क्या नहीं है, तो देखो क्रियात्मक मैंने बताया कि बच्चा खड़े होकर चलता है, वो क्रिया करता है, तो नहीं ये पूछा भाई शारीरिक बनावट होगी तभी बच्चा क्रिया कर पाएगा। प्रसन्नता से कोई मतलब नहीं है। प्रशिक्षण एवं अभ्यास, जैसे बच्चा अभ्यास करेगा, ठीक है, बच्चा अभ्यास करेगा तो उससे क्रियात्मक क्रिया, जैसे मान लो बच्चा बार बार किसी चीज़ को उठा रहा है, नहीं उठा पा रहा, अंततः वो क्या करेगा, अपने प्रशिक्षण और अभ्यास के बाद वो कुछ उठा सकता है। पोषण, भाई पोषण बहुत ही प्रभावी अंग होता है, लेकिन नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रसन्नता नहीं होगा, ये हमारे विकास को, क्रियात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जन्म के समय सामान्यतः स्वस्थ बालक शिशु का भार या वजन लगभग कितना होता है। ये मैंने कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर 2.5 से लेकर 3.5 किलोग्राम क्यों आंसर होगा, क्योंकि जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें बहुत हाई ऑप्शन दिए हैं। 8.2 से 12 किलोग्राम गलत हो जाएगा, 9.5 से ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर 2.5 से 3.5 किलोग्राम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, GOBI अभियान किसके द्वारा प्रचारित है। जो हमारा GOBI अभियान है ये किसके द्वारा प्रचारित है। देखो पहली बात तो मैं बता दूं कि GOBI का फुल फॉर्म आप लिखिए। G फॉर हमारा होता है ग्रोथ, ठीक है, O फॉर हमारा होता है मॉनिटरिंग, B फॉर होता है हमारा GOBI, तो लिख लीजिए, फिर से बता रहा हूँ। देखो GOBI, तो G फॉर आपका हो गया ग्रोथ मॉनिटरिंग, O फॉर हो गया ओरल रिहाइड्रेशन, B फॉर हो गया ब्रेस्ट फीडिंग एंड I फॉर हो गया आपका इम्यूनाइजेशन। आप इसको लिख लीजिए, G फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, O फॉर ओरल रिहाइड्रेशन, B फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एंड I फॉर इम्यूनाइजेशन। तो ये हमारा अभियान था, ये हमारा अभियान चलाया गया था, ये हमारा यूनिसेफ द्वारा चलाया गया था। कहाँ, यूनिसेफ, और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का काम क्या है, ये जो हमारे विश्व भर में छोटे बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, रोड टू हेल्थ इंगित करता है। जो हमारा रोड टू हेल्थ प्रोग्राम था ये किसको इंगित करता है। तो जनरली जो हमारा रोड टू हेल्थ प्रोग्राम था ये हमारे बच्चे के प्रतिरक्षण यानी कि इम्यूनाइजेशन और वृद्धि दर के बारे में जो भी रिकॉर्ड होता था उसकी निगरानी के लिए रोड टू हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए रोड टू हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, किशोर बालक अच्छा, जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। आप PDF को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, किशोर बालक बालिकाओं में डीवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की डोज कितनी होती है। आप याद कर लीजिए, जो हमारा कृमि संक्रमण होता है उसको रोकने के लिए एल्बेंडाजोल की जो खुराक होती है वो हमारी 400 mg की टेबलेट दी जाती है। आप इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। कृमि संक्रमण को बचाने के लिए, कृमि संक्रमण से बचने के लिए एल्बेंडाजोल की 400 mg की टेबलेट खाई जाती है। तो जहाँ देख लिए 400 mg की टेबलेट खाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 400 mg की एल्बेंडाजोल की डोज दी जाती है। तो ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सी सही हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।